एग्रीकल्चर को स्लाइड्स के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली स्लाइड का शीर्षक है कृषि एक परिचय। और इसका पहला बिंदु ही वो बात कहता है जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। इसका मतलब सीधा सा है कि खेती यानी एग्रीकल्चर हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समाज का आप कह सकते हैं मुख्य आधार है। और अगला आंकड़ा तो इसे और भी साफ कर देता है। देश की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। जी, 2/3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। मतलब हर 3 में से 2 लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सीधे तौर पर खेती या उससे जुड़े कामों पर ही निर्भर हैं। सही बात है। अच्छा, तीसरा बिंदु कहता है कि यह एक प्राथमिक क्रिया है। हाँ, प्राथमिक क्रिया। इसका मतलब होता है वो काम जो सीधे प्रकृति से, नेचर से जुड़े होते हैं। जैसे खेती हो गई या मछली पकड़ना। बिल्कुल। और खेती हमारे लिए ज्यादातर खाद्यान्न, मतलब खाने पीने की चीजें जैसे गेहूं, चावल, दालें, ये सब उत्पन्न करती है। लेकिन सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं, ये उद्योगों के लिए कच्चा माल भी देती है। जी, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कपड़ा उद्योग को कपास खेती से मिलता है, चीनी मिलों को गन्ना चाहिए, और जूट उद्योग को जूट। एकदम सही। और आखिरी बिंदु है निर्यात के बारे में। कुछ चीजें हम दूसरे देशों को बेचते भी हैं, जैसे चाय, कॉफी और मसाले। हाँ, इनसे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्लाइड हमें बताती है कि कृषि सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जी, ये खेती का एक बहुत ही पुराना तरीका है। और पहला बिंदु कहता है कि ये आज भी भारत के कुछ भागों में की जाती है। हाँ, ये आज भी होती है। ज्यादातर जो आदिवासी इलाके हैं या जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ ये आज भी प्रचलित है। इसमें जमीन के छोटे टुकड़ों पर आदिम औजारों से खेती होती है। हाँ, आदिम मतलब पुराने और सरल औजार, जैसे लकड़ी का हल या डाव। इसमें कोई ट्रैक्टर या आधुनिक मशीनें नहीं होती। और काम करने वाले लोग भी परिवार या समुदाय के लिए होते हैं। जी, बाहर से मजदूर नहीं बुलाए जाते। घर के लोग या समुदाय के लोग सब मिलकर काम करते हैं। तो ये पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है ना? बिल्कुल। ये पूरी तरह मॉनसून पर, मिट्टी की जो अपनी प्राकृतिक उर्वरता है उस पर और मौसम पर निर्भर है। किसान खाद या सिंचाई का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, और इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे कर्तन दहन प्रणाली या स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें किसान वो जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करते हैं, पेड़ों को काटकर उन्हें जला देते हैं और फिर उसी राख में खेती करते हैं। जी, और जब उस जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने परिवार का पेट भरना है। सही कहा। अगली स्लाइड इसी कर्तन दहन प्रणाली के विभिन्न नामों के बारे में है और यहाँ लिखा है कि ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहते हैं। ये नाम तो काफी सुना हुआ है। हाँ, झूम खेती ये सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है। असम, मेघालय, इन सब जगहों पर। मणिपुर में इसे पामलू कहते हैं। जी। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में इसका नाम दीपा है। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। जी, और उड़ीसा में इसके कई नाम हैं, पामाडाबी, कोमान या बारीगा। अच्छा, ये तो भारत के नाम हुए, देश के बाहर भी इसके नाम हैं। हाँ, जैसे मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं और ब्राजील में रोका। ये सारे नाम और उनसे जुड़े स्थान याद रखना बहुत जरूरी है। परीक्षा में अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आते हैं। जरूर। अब अगली स्लाइड है गहन जीविका कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गहन यानी इंटेंसिव। ये उन क्षेत्रों में होती है जहां जमीन पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है। मतलब जमीन कम और लोग ज्यादा। बिल्कुल। और इसीलिए ये एक श्रम गहन खेती है। मतलब इसमें मशीनों से ज्यादा इंसानी मेहनत लगती है। और ज्यादा पैदावार के लिए किसान खाद और कीटनाशकों का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों का प्रयोग होता है। लक्ष्य होता है कि उसी छोटी सी जमीन से ज्यादा फसल ली जाए। और सिंचाई का भी पूरा उपयोग होता होगा। जी, ये खेती मानसून पर निर्भर नहीं रहती। नहरों से
ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। इसमें एक और बड़ी समस्या बताई गई है, विरासत के अधिकार वाली। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। होता क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन परिवार के बच्चों में बढ़ती जाती है, तो खेतों का आकार छोटा होता जाता है। हाँ, और वो इतने छोटे और अलाभप्रद हो जाते हैं कि उन पर खेती करना मुश्किल और महंगा हो जाता है। तो इस खेती का लक्ष्य है सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेना। जी, ताकि बढ़ती जनसंख्या का पेट भर सके। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की खेती की, वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल फार्मिंग। हाँ, इसका उद्देश्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फसल को बाजार में बेचना है, मुनाफा कमाना है। तो इसमें आधुनिक निवेशों का प्रयोग होता होगा? बिल्कुल, इसमें आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होता है। अधिक पैदावार देने वाले बीज, जिन्हें हम HYV सीड्स कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। जी, फिर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सब कुछ इस्तेमाल होता है। इसमें एक दिलचस्प बात लिखी है कि कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर हर प्रदेश में अलग-अलग है। हाँ, ये बहुत अच्छा बिंदु है। इसका मतलब है कि कोई एक फसल हो सकता है एक राज्य में बेचने के लिए उगाई जा रही हो, और वही फसल दूसरे राज्य में सिर्फ परिवार के लिए। एकदम सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चावल। हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है। किसान उसे बेचने के लिए उगाते हैं। लेकिन ओडिशा में चावल एक जीविका फसल है। जी, वहां के किसान इसे मुख्य रूप से अपने परिवार के खाने के लिए उगाते हैं। सारा खेल नियत और पैमाने का है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। रोपण कृषि यानी प्लांटेशन फार्मिंग। रोपण कृषि भी एक तरह की वाणिज्यिक खेती ही है। ये भी बाजार के लिए ही की जाती है। लेकिन इसमें एक लंबे चौड़े क्षेत्र में सिर्फ एक ही फसल बोई जाती है। हाँ, यही इसकी खासियत है। बहुत बड़े खेत में या बागान में सिर्फ एक ही फसल, जैसे सिर्फ चाय या सिर्फ केले। और इसे कृषि और उद्योग के बीच का अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस भी कहते हैं। जी, इसका मतलब यह है कि इस खेती का जो उत्पादन है वो सीधा उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे गन्ने की फसल चीनी मिल के लिए कच्चा माल है। बिल्कुल, और इसमें पैसा भी बहुत लगता है, मतलब अत्यधिक पूंजी। और काम करने के लिए अक्सर दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिक लाए जाते हैं। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला, जी, ये प्रमुख रोपण फसलें हैं। जी। याद रखना है कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक विशिष्ट रूप है। अब आते हैं शस्य परारूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न पर। हाँ, ये भारत के फसल चक्र या फसल ऋतुओं के बारे में है। भारत में 3 प्रमुख शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। जी, रबी फसलों को सर्दियों में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है। और खरीफ फसलें मानसून के आने के साथ बोई जाती हैं, मतलब ये बारिश के मौसम की फसल है। हाँ, और इन दोनों के बीच में गर्मी के मौसम में एक छोटी सी ऋतु आती है जिसे जायद कहते हैं। और अंतिम बिंदु कहता है कि भारत की भौतिक विविधता और सांस्कृतिक बहुलता कृषि पद्धतियों में झलकती है। इसका मतलब सीधा सा है कि भारत में अलग अलग जलवायु है, अलग अलग मिट्टी है, लोगों के खाने पीने की आदतें अलग हैं, और इसीलिए अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। बिल्कुल। तो अब इन ऋतुओं को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगली स्लाइड है रबी फसलें। जी, तो जैसा हमने बात की, इसकी बुवाई होती है शीत ऋतु में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और कटाई होती है गर्मियों में, अप्रैल से जून के बीच। हाँ, और इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। ये सब सर्दियों की मुख्य फसलें हैं। प्रमुख राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। जी, ये राज्य गेहूं उत्पादन के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए सहायक होती है। हाँ, सर्दियों में जो हल्की बारिश होती है ना, वो रबी फसलों के लिए, खासकर गेहूं के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और हरित क्रांति की सफलता ने भी रबी फसलों की वृद्धि में मदद की। जी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब देखते हैं खरीफ फसलें। तो इनकी बुआई होती है मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में, और कटाई सितंबर अक्टूबर में। हाँ, मुख्य फसलें हैं चावल यानी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द। ये सब बारिश के मौसम की फसलें हैं। कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन भी खरीफ फसलें हैं। जी, और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल। ये चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें एक विशेष तथ्य है जो परीक्षा के लिए जरूरी लग रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें ली जाती हैं एक ही साल में, औस, अमन और बोरो।
एक ही साल में 3 फसलें, वाह। जी अब तीसरी और सबसे छोटी फसल ऋतु जायद फसलें। हाँ, ये रबी और खरीफ के बीच की एक छोटी अल्पकालिक ऋतु है। जो मुख्य रूप से गर्मियों में आती है, मार्च से जून के बीच। बिल्कुल, और इसमें मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजे, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलें होती हैं। संतैमी की मौसम वाली चीजें। हाँ, इसमें एक अलग से बिंदु दिया गया है गन्ने के बारे में कि गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 साल लग जाता है। जी, इसीलिए इसे किसी एक ऋतु में नहीं गिना जा सकता। ठीक है, तो अब हम भारत की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। जी शुरुआत करते हैं चावल से। जी, तो पहला बिंदु ही कहता है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य खाद्यान्न चावल है। और चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये एक खरीफ की फसल है। इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, हाँ। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। हाँ, और अधिक आर्द्रता भी, मतलब गर्म और नमी वाला मौसम, और बारिश भी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए। और जहाँ कम बारिश होती है वहाँ सिंचाई जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए ये मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा प्रदेशों में उगाया जाता है, जहाँ पानी आसानी से मिल जाता है। चावल के बाद अब बात करते हैं गेहूं की। जी, ये भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और ये देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों का मुख्य भोजन है। हाँ, और ये एक रबी की फसल है जिसे उगने के लिए ठंडा मौसम चाहिए होता है। लेकिन पकने के समय खिली धूप की जरूरत होती है। जी, और इसे वर्षा चावल की तुलना में कम चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। सही। अगली स्लाइड है मोटे अनाज पर, बाजरा, ज्वार और रागी। हाँ, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। और इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जी, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे रागी में लोहा, कैल्शियम और दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जी, और ज्वार ज्यादातर वर्षा पर निर्भर फसल है जो आर्द्र क्षेत्रों में होती है, जबकि रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और लाल, काली, बलुआ मिट्टी में अच्छे से उगती है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड विशेष रूप से बाजरा पर है। हाँ, तो बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। और ये एक मजबूत फसल है जो सूखे को सह सकती है। जी, इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है, इसीलिए इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। जी, और इसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के लिए किया जा सकता है। हमारी अंतिम स्लाइड है मक्का के बारे में। मेज, यह भी एक ऐसी फसल है जो भोजन और चारे दोनों के रूप में प्रयोग होती है। और ये एक खरीफ फसल है। हाँ, तापमान चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। हाँ, ये एक एक्सेप्शन है जो याद रखना जरूरी है। और आधुनिक निवेशों जैसे HYV बीज और उर्वरकों से इसका उत्पादन भी बढ़ा है। जी, हरित क्रांति का असर मक्के पर भी अच्छा पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी फसल से जो भारत में मिठास का दूसरा नाम है, गन्ना। चीनी, गुड़, खांडसारी हम सब इस्तेमाल करते हैं और इन सबके पीछे यही फसल है। पर इसे उगाना कितना आसान या मुश्किल है? गन्ना, देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प पौधा है। इसे गर्मी और नमी दोनों पसंद है। अच्छा। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ऐसी जगह जहां का तापमान साल भर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे, मतलब न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत सर्दी, एक आरामदायक गर्म मौसम। जी, और साथ में इसे पानी भी खूब चाहिए, करीब 75 से 100 सेंटीमीटर सालाना बारिश। मतलब ये सूखे इलाकों की फसल तो बिल्कुल नहीं है। और एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है इसमें लगने वाली मेहनत। ये कोई ऐसी फसल तो नहीं है कि बीज बोया और बस कटाई के समय खेत में गए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गन्ने की खेती में बहुत ज्यादा मैन्युअल लेबर, मतलब शारीरिक श्रम लगता है। खेत तैयार करने से लेकर गन्ने को बोने, उसकी निराई गुड़ाई करने और फिर कटाई तक हर काम में इंसानी मेहनत की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसे एक श्रम प्रधान फसल भी कहते हैं। और ये ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा करती होगी फिर। बहुत ज्यादा।
भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब इसके गढ़ हैं। और वैश्विक स्तर पर हमारी क्या स्थिति है? क्या हम गन्ने के उत्पादन में एक बड़ी ताकत है? बहुत बड़ी। ब्राजील के बाद भारत दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये तथ्य सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि वैश्विक चीनी बाजार में भारत का कितना बड़ा दखल है। सही बात है। और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गन्ने के मिठास के बाद अब उस चीज पर आते हैं जिसके बिना हमारा खाना शायद अधूरा है, तेल। तिलहन। हाँ, तिलहन या ऑयल सीड्स। हमारी पास जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत दुनिया में तिलहन का एक बड़ा उत्पादक है। हाँ, और ये काफी महत्वपूर्ण है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 12% हिस्सा तिलहन को ही जाता है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने तक सीमित नहीं है। अच्छा, और कहाँ होता है? ये जानना दिलचस्प है कि साबुन, कॉस्मेटिक्स और तरह तरह के उपटन बनाने वाले उद्योगों में भी कच्चे माल के तौर पर तिलहन का ही इस्तेमाल होता है। और तिलहनों में भी मूंगफली का जिक्र सबसे ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देश के कुल तिलहन उत्पादन का लगभग, आप समझिए, आधा हिस्सा अकेले मूंगफली से आता है। ओहो, आधा? जी, ये मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है और गुजरात इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लेकिन तिलहन की दुनिया में बड़ी विविधता है। जैसे सरसों और अलसी, ये सर्दियों में उगने वाली रबी की फसलें हैं। वहीं तिल एक कमाल का उदाहरण है। वो कैसे? तिल उत्तर भारत में ये खरीफ में बोया जाता है और दक्षिण भारत में रबी की फसल के तौर पर। इससे पता चलता है कि भारत का कृषि मौसम कितना विविध है। सही बात है। अब खाने पीने की चीजों में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी चीज की तरफ जिसके बहुत से लोग शौकीन हैं, कॉफी। कहा जाता है कि भारत की कॉफी की अपनी एक अलग ही पहचान है। और ये पहचान आती है अरेबिका किस्म से। ये वो कॉफी है जो भारत में उगाई जाती है और अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। अरेबिका? जी, इसकी एक कहानी भी है। कहते हैं कि इसे बहुत पहले यमन से भारत लाया गया था और इसकी खेती की शुरुआत कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी। अच्छा, तो इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। और आज ये कहाँ उगाई जाती है? आज के समय में इसकी खेती मुख्य रूप से दक्षिण भारत तक ही सीमित है, खासकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास। उस इलाके का मौसम और मिट्टी, आप कह सकते हैं, इसके लिए एकदम सटीक है। कॉफी के अलावा अगर हम फलों और सब्जियों की बात करें, मतलब हॉर्टिकल्चर, तो उसमें भारत कहाँ खड़ा है? ये जानना काफी प्रभावशाली है कि चीन के बाद भारत फलों और सब्जियों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा सबसे बड़ा? जी, और कमाल की बात यह है कि हमारे देश में उष्ण यानी ट्रॉपिकल फल जैसे आम और केले, और शीतोष्ण यानी ठंडे इलाकों के फल जैसे सेब और नाशपाती, दोनों ही तरह के फलों का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के आम, नागपुर के संतरे, हिमाचल का सेब, हर इलाके की अपनी एक खासियत है। बिल्कुल। अभी तक हमने उन फसलों की बात की जिन्हें हम खाते पीते हैं, लेकिन कृषि सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरती, ये उद्योगों का पहिया भी चलाती है। ऐसी ही एक फसल है रबड़। बिल्कुल, रबड़ एक अखाद्य फसल है जिसे उद्योगों के लिए कच्चे माल के तौर पर उगाया जाता है। ये मूल रूप से भूमध्य रेखीय, मतलब इक्वेटोरियल इलाकों की फसल है, जहां साल भर गर्मी और बारिश होती है। तो इसे किस तरह की जलवायु चाहिए? क्या ये कहीं भी उग सकती है? नहीं, इसकी जरूरतें बहुत खास हैं। इसे 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा भारी बारिश और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए, मतलब एक बेहद गर्म और चिपचिपी नमी वाली जलवायु। भारत में ऐसी जलवायु केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और मेघालय की गारो पहाड़ियों जैसे इलाकों में मिलती है, और इसीलिए रबड़ की खेती इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है। और उद्योगों से जुड़ी एक और अहम श्रेणी है रेशेदार फसलें या फाइबर क्रॉप्स। जी, यानी वो फसलें जो हमें धागा या रेशा देती हैं। और इन्हें हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली जो मिट्टी में उगती हैं, जैसे कपास, जूट और सन, और दूसरी जो कीड़ों से मिलती हैं। रेशम। सही पकड़ा, रेशम। रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया को सेरिकल्चर कहते हैं। ये कीड़े शहतूत की पत्तियों पर पलते हैं, इसलिए रेशम का उत्पादन सीधे तौर पर शहतूत के पेड़ों से जुड़ा है। चलिए, इन रेशेदार फसलों में सबसे बड़ा नाम यानी कपास को थोड़ा और समझते हैं। कहा जाता है कि भारत ही कपास का मूल घर है। ये सही है, और भारत में भी दक्कन के पठार की काली मिट्टी को कपास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन मिट्टी के अलावा एक और चीज है जो इसके लिए बेहद जरूरी है। वो क्या है? वो है 210 पाला रहित दिन। पाला रहित दिन? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि फसल के पकने के दौरान लगभग 210 दिन ऐसे होने चाहिए
जब पाला या कड़ाके की ठंड ना पड़े। पाला इसके फूल को आप समझिए खिलने से पहले ही नष्ट कर देता है। तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बिल्कुल। इसीलिए इसे उच्च तापमान, हल्की बारिश और खूब सारी धूप चाहिए। ये खरीफ की फसल है और भारत का पूरा सूती वस्त्र उद्योग इसी पर निर्भर है। महाराष्ट्र और गुजरात इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं, है ना? जी बिल्कुल। कपास के बाद दूसरी बड़ी रेशेदार फसल है जूट। इसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये नाम क्यों? इसके सुनहरे रंग और इसके आर्थिक महत्व की वजह से। जूट की खेती भी बहुत खास जगहों पर होती है। इसे बाढ़ के मैदानों की नई और उपजाऊ मिट्टी पसंद है, जहाँ हर साल नई मिट्टी जमा होती हो। हाँ, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम जैसे राज्यों में जहां नदियां हर साल बाढ़ के साथ नई मिट्टी लाती हैं, वहां जूट खूब होता है। इसका इस्तेमाल बोरियां, चटाई, रस्सी, यहां तक कि कालीन बनाने में भी होता है। लेकिन मैंने सुना है कि जूट उद्योग आजकल कुछ मुश्किलों से गुजर रहा है। हाँ, ये एक बड़ी मार्केट चैलेंज है। जूट एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल फाइबर है, जो इसकी बहुत बड़ी खूबी है। तो मतलब सीधी प्रतिस्पर्धा है। बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा। एक आम खरीदार अक्सर सस्ता विकल्प चुनता है और यही जूट उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये तो हुई फसलों की बात। लेकिन अच्छी फसल के लिए सिर्फ अच्छा मौसम ही काफी नहीं होता, व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। आजादी के बाद भारत में कृषि सुधारों पर बहुत जोर दिया गया। ये सुधार किस तरह के थे? इन्हें हम दो हिस्सों में देख सकते हैं, संस्थागत और तकनीकी। आजादी के बाद सबसे पहले संस्थागत सुधारों पर ध्यान दिया गया, जैसे जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, जो किसानों के शोषण का एक बड़ा जरिया था। फिर एक और बड़ा कदम था चकबंदी। चकबंदी, ये शब्द सुना तो है, पर इसका असल मतलब क्या था? देखिए, पहले किसानों की जमीन के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखरे होते थे। अच्छा। मान लीजिए किसी किसान के पास 5 बीघा जमीन है, लेकिन वो 1 बीघा एक जगह, आधा बीघा कहीं और, इस तरह से। तो खेती करना बहुत मुश्किल और खर्चीला होता था। चकबंदी का मकसद था कि इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को मिलाकर किसान को एक ही जगह पर एक बड़ा खेत दे दिया जाए, ताकि खेती करना आसान और ज्यादा फायदेमंद हो जाए। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। लेकिन सुनने में आता है कि ये भूमि सुधार मतलब कानून तो बन गए, पर ठीक से लागू नहीं हो पाए। यही तो इस कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इरादा बहुत नेक था, लेकिन इसे जमीन पर उतारने में कई राजनीतिक और सामाजिक बाधाएं आईं। ताकतवर जमींदारों ने विरोध किया, कानूनों में कई लूप होल्स का फायदा उठाया गया और स्थानीय प्रशासन अक्सर इन सुधारों को लागू करने में मतलब ढीला रहा। ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक अच्छी नीति भी सही इम्प्लीमेंटेशन के बिना असफल हो सकती है। संस्थागत सुधारों के बाद फिर तकनीकी सुधारों का दौर आया। यहां सबसे पहले जिक्र आता है हरित क्रांति का। बिल्कुल, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड, इन दोनों ने भारत की तस्वीर बदल दी। हरित क्रांति ने हमें अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, तो श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन में। लेकिन हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी तो हुए। इसकी एक जटिल विरासत है। इसने हमें खाद्य सुरक्षा तो दी, पर इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों और भूमिगत जल पर हमारी निर्भरता बहुत बढ़ा दी, जिसकी वजह से आज हम पानी की कमी और मिट्टी के खराब होने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। किसानों की मदद के लिए और क्या कदम उठाए गए? क्योंकि खेती में सबसे बड़ी अनिश्चितता तो मौसम और बाजार की ही होती है। सही कहा। इसी अनिश्चितता से किसानों को बचाने के लिए कुछ बहुत जरूरी योजनाएं शुरू की गईं, जैसे फसल बीमा योजना, ताकि फसल खराब होने पर किसान को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिल सके, इसके लिए ग्रामीण बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC जैसी सुविधाएं लाई गईं। और सबसे महत्वपूर्ण है MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये शब्द हम आजकल खबरों में बहुत सुनते हैं। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। MSP एक तरह का सेफ्टी नेट या कह लीजिए सुरक्षा कवच है। सरकार फसल बोने से पहले ही कुछ फसलों के लिए एक न्यूनतम कीमत की घोषणा कर देती है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अगर बाजार में फसल की कीमत बहुत ज्यादा गिर भी जाए, तो भी सरकार किसान से उसकी फसल को उस घोषित न्यूनतम कीमत पर खरीदेगी। ये किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। ये सारे सुधार तो सरकार और कानून के स्तर पर हो रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा भी आंदोलन हुआ जो पूरी तरह से लोगों की मर्जी पर आधारित था। भूदान, ग्रामदान आंदोलन। ये सुनने में ही बहुत अनोखा लगता है। ये वाकई एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी है।
इसके पीछे थे विनोबा भावे, जिन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। वो पूरे देश में पदयात्रा कर रहे थे। जब वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव पहुंचे तो कुछ भूमिहीन ग्रामीणों ने उनसे अपने गुजारे के लिए जमीन की मांग की। और फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने सरकार से बात की? उन्होंने सरकार से बात करने से पहले वहां मौजूद लोगों से ही अपील की, और उसी सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के एक बड़े जमींदार खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ जमीन 80 भूमिहीन ग्रामीणों को दान में देने की पेशकश कर दी। अरे वाह! बस यहीं से भूदान यानी भूमि के दान की शुरुआत हुई। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है कि एक इंसान की अपील पर किसी ने अपनी जमीन ही दान कर दी। बिल्कुल, और ये आंदोलन यहीं नहीं रुका। इससे प्रेरित होकर कुछ दूसरे जमींदारों ने तो पूरे के पूरे गांव ही भूमिहीनों को दान कर दिए, जिसे ग्रामदान कहा गया। अच्छा। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती या कानून का दबाव नहीं था। ये दिल बदलने पर आधारित था। इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति या ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन तमाम फसलों, सुधारों और क्रांतियों के बाद आज भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या जगह? इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तो कहा जाता है। इसे रीढ़ की हड्डी कहते तो हैं, लेकिन आंकड़े एक बहुत ही विरोधाभासी तस्वीर दिखाते हैं। वो कैसे? देखिए, जब देश आजाद हुआ था तब देश की कुल आय यानी जीडीपी में कृषि का हिस्सा सबसे बड़ा था। लेकिन 1951 के बाद से जीडीपी में इसका योगदान लगातार घट रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कृषि में उत्पादन कम हो रहा है, बल्कि ये है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र जैसे दूसरे सेक्टर इससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन रोजगार के मामले में तो आज भी सबसे ज्यादा लोग खेती पर ही निर्भर है ना? हाँ, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। 2010-11 के आंकड़ों के मुताबिक भी देश की लगभग 52% आबादी रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर थी। अब इस विरोधाभास को समझिए। देश की आधी से ज्यादा आबादी इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन देश की कुल कमाई में इस क्षेत्र का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। इसे और आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे सोचिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा पिज्जा है। 1951 में कृषि वाला टुकड़ा इस पिज्जा का सबसे बड़ा हिस्सा था। आज ये पिज्जा पहले से कई गुना बड़ा हो चुका है, लेकिन इसमें कृषि का टुकड़ा सबसे छोटे टुकड़ों में से एक हो गया है। अच्छा। समस्या ये है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी उसी एक छोटे से टुकड़े से अपना पेट भरने की कोशिश कर रही है। यही चुनौती है। बहुत ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था के एक सिकुड़ते हुए हिस्से पर निर्भर हैं, जिससे कृषि पर निर्भर लोगों की प्रति व्यक्ति आय दूसरे क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम रह जाती है। बिल्कुल सही। यही सबसे गंभीर चिंता का विषय है। इस प्रकार हमने इस अध्याय को स्लाइड के माध्यम से विस्तार से समझा। अगले भाग में हम प्रश्नोत्तर और रिवीजन करेंगे।